बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा-ए-किराम, अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ नाज़िम महमूद कासमी, उर्दू सब्जेक्ट का बेटा आपका प्रोफेसर, अमेरिकन लाइस्टफ DNK स्कूल सिस्टम में। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन लाइस्टफ आपका अपना स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये आप लोगों के लिए मुतारफ़ करवाए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास दहम की नज़म नंबर 3, जिसका उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और शायर हैं मीर अनीस, इस नज़म का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बिला ताख़ीर हम इस नज़म की शुरुआत करते हैं और शायर का तारुफ़ सबसे पहले हम यहाँ पर एक मरतबा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है बेटा? जी बेटा, नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, शायर जिसके हैं मीर अनीस। चलते हैं शायर के इंट्रोडक्शन तारुफ़ की तरफ। ठीक है बेटा? मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के शायर मीर अनीस एक ऐसा नाम जो शायरी में बहुत बुलंद मकाम रखते। ठीक है? आप सन 1804 को फैज़ाबाद में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद बबर अली था। ठीक है? और अनीस आपका तखल्लुस है। तखल्लुस ऐसा नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। आपके वालिद का नाम मीर खलीक था। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद के ही साया शफ़क़त में, साया आतुफ़त में हासिल की। इसके अलावा आपने मौलवी हैदर अली और मुफ्ती मीर अब्बास से भी अपनी इब्तिदाई तालीम को मुकम्मल किया। दीगर मुरव्वजा अलूम की तरह आप भी दीगर उलूम में आपने मीर नजफ़ से महारत हासिल की, जो फैज़ाबाद के बहुत बड़े आलिम तस्वुर किए जाते थे। तालीम के साथ साथ आपको शह सवारी, सिपाहगरी और जंग के मुख्तलिफ शोबों से आपको काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसमें आपने बहुत से महारत हासिल की और आपके लिए वो बहुत कारआमद भी साबित हुई। मीर अनीस को शायरी का शौक विरसे में मिला था, यानी आपके आबाओ अजदाद भी शायर थे। आपके वालिद मोहतरम भी शायर, आपके वालिद मीर खलीक भी शायर थे, आपके दादा मीर हसन मसनवी निगार थे, आपके परदादा मीर ज़ाहिक मशहूर हजव गो थे। आप भी जब लखनऊ गए तो आपने भी शायरी में खूब लोहा मनवाया। मीर अनीस बुलंद पाया मरसिया निगार हैं। उनकी शायरी में सोज़ोगदाज, किरदार नगारी, जज्बात नगारी और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। ये बेटा उनका उसलूबे बयान है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, मरसिया पढ़ने का ऐसा अंदाज था कि समा बांधे थे। आप बहुत पुरगो थे, आपकी शायरी में आमियानापन नजर नहीं आता था। आपकी तहरीर करदा तसानीफ में अनीस के मरसिए, अनीस के सलाम, रुबाइयात अनीस वगैरह इम्पॉर्टेंट अहम हैं। बिलाखिर सन 1874 को लखनऊ के मकाम पर आप इस दुनियाए फ़ानी को खैरबाद कहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये था बेटा शायर का तारुफ। बिला तवक्कुफ नज़म का आगाज़ करते हैं। अब बेटा जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि इसका उन्वान ही हमें बता रहा है कि ये नज़म किस उन्वान पर है, इस नज़म का मकसद क्या है, नज़म को लिखने का पर्पज़ क्या है। ठीक है? मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इस नज़म में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, जितने भी अशार पढ़ेंगे, हर शेर में तज़किरा किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा उस वक्त की गर्मी का, मैदान करबला में जो गर्मी मौजूद थी। बेटा दर हकीकत ये नज़म जो हम पढ़ रहे हैं, ये मीर अनीस की एक बहुत तवील मरसिया है। उस तवील मरसिए में से चंद जिसे कह लें कि आप बंद लिए हुए हैं, चंद बंद लेकर और उसे बयान कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो हमारे नसाब में शामिल किए गए।
ठीक है, उन बंद के अशार की तशहीर हम करेंगे यहां पर। दर हकीकत ये नज़म हैयत के एतबार से अगर इस नज़म को देखा जाए तो ये नज़म मुसद्दस कहलाती है। और मुसद्दस ऐसी नज़म को कहा जाता है, मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों या 3 अशार पर मुश्तमिल हो। 3 अशार या 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को मुसद्दस कहते हैं। ठीक है, तो ये नज़म जो हम जिसका आगाज कर रहे हैं ये मुसद्दस है, मुसद्दस हाली भी इसे कहते हैं, उसी में से ये माखूज है, ली गई है। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं। पहला बंद, पहला शेर। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिस्र शम्अ ना जलने लगे जुबां। गर्मी का रोज़े जंग क्यों कर करूं बयां, क्यों कर कैसे, रोज़े जंग जंग का दिन, बयां बताना जाहिर करना, और मिसल की तरह की मानिंद, शम कहते हैं चिराग को। बेटा इसका मफहूम अगर देखें तो मफहूम पहले शेर का, जंग के दिन की गर्मी का मैं क्या हाल बयान करूं, मुझे डर है कि मेरी जुबान कहीं शम की मानिंद जलने ना लगे। बेटा इस शेर में शायर अपना मीर अनीस बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि मैदान करबला में जो गर्मी की शिद्दत थी, उस शिद्दत को बयान जब मैं करूं, जब मैं बयान करने लग रहा हूं तो मुझे यूं महसूस होता है कि उस रोज की गर्मी को बयान करते हुए कहीं मेरी जुबान भी उस गर्मी की हिद्दत को महसूस करते हुए जलना ना शुरू कर दे। ठीक है, दूसरा शेर है, वो लू के अलहजर वो हरारत के अलामा, रन की जमी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। वो लू कहते हैं तेज गर्म हवा को, अलहजर खुदा की पना, अलामा का मतलब भी खुदा की पना, रन कहते हैं मैदान जंग को, रन की जमीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, जर्द कहते हैं पीला, पीला रंग। ठीक है, दूसरे शेर का मफहूम है, इतनी तेज गर्म हवा के खुदा की पना, मैदान जंग गर्मी के जोर से सुर्ख था जबकि आसमान जर्द हो चुका था। दूसरे शेर में शायर बेटा मीर अनीस बयान करते हैं, कहते हैं कि उस रोज की गर्मी का ये आलम था कि तेज गर्म लू चल रही थी और इतनी गर्म हवा थी कि खुदा की पनाह, अल्लाह ताला से पनाह मांगने वाली गर्मी थी। ठीक है, और कहते हैं कि मैदान जंग जो है वो गर्मी के जोर से सुर्ख हो चुका था। बेटा मैदान करबला जो है दर हकीकत सहरा है, करबला का मैदान सहरा है, रेगिस्तान है। तो शायर बयान करता है कि धूप की तपिश से सहरा जो था, रेगिस्तान जो था, उसकी रेत सुर्ख जर्रों में तब्दील हो चुकी थी, वो सुर्ख रंग अपना चुका था और तेज सूरज चमकने की वजह से सूरज की शुआओं का रंग बेटा जर्द होता है। ठीक है, तो शायर कहता है कि सूरज की शुआओं ने आसमान पर अपना रंग बखेर दिया था और हर तरफ आसमान जो था वो जर्द रंग का हो चुका था। ठीक है, तीसरा शेर, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। आबे खुनक कहते हैं ठंडे पानी को और खल्क मखलूक से निकला है, मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक। ठीक है, जानदार अशिया। इसका मफहूम है बेटा जमीन पर लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे और जमीन पर हवा आग बरसा रही थी। जैसा कि उन्वान में ही मौजूद है बेटा, इस नज़म की हर चीज हर शेर में शायर गर्मी की शिद्दत को ही बयान कर रहा है। कहता है, शायर कहता है कि जमीन पर लोग जो थे वो ठंडे पानी को तरस रहे थे, कहीं पर भी ठंडा पानी मुयस्सर नहीं था। गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि अगर कहीं पर पानी था भी तो वो गर्म पानी उबल रहा था। ठीक है, ठंडा पानी मिलता ही नहीं था कहीं भी, और हवा जो थी वो जमीन पर
ऐसे बरस रही थी जैसे, ऐसे हवा चल रही थी जैसे वो आग बरसा रही हो। ठीक है बेटा। अगला शेर है, वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। लू गर्म हवा को कहते हैं, आफताब सूरज को कहते हैं, हिद्दत सूरज की तपिश को कहते हैं, ताबो तब मतलब चमक। ठीक है। और शब कहते हैं रात को। इस शेर का मफहूम अगर हम देखें तो शायर कहता है कि मैदान करबला में तेज लू चल रही थी, सूरज तपा हुआ था और इसी तपिश की वजह से धूप का रंग स्याह हो चुका था। ठीक है। शायर कहता है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को, इतनी शिद्दत थी गर्मी की कि तेज लू चल रही थी, हवा जो थी वो चल रही थी, मगर ऐसे महसूस होता था जैसे गर्म आग बरसा रही है। ठीक है। तेज लू चल रही थी और सूरज जो था वो अपनी फुल जोर से चमक रहा था और जमीन पर अपनी शुआएं बरसा कर और गर्मी, बहुत शदीद गर्मी बरसा रहा था, जिसकी वजह से, इसी तपिश की वजह से, इस गर्मी की वजह से, सूरज की चमकने की वजह से आसमान का जो रंग था वो भी स्याह पड़ चुका था, वो भी रात की मानिंद स्याह हो गया था। ठीक है बेटा। अगला शेर है, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। नहरे अलकमा बेटा एक नहर है जो मैदान करबला में मौजूद है, उसका तज़किरा यहां पर शायर कर रहे हैं। कहते हैं मफहूम इसका बेटा देख लें, नहरे अलकमा के होंठ भी खुश्क थे और पानी के बुलबुले जो खेमों की मानिंद थे वो भी गर्म थे। ठीक है। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। लब से यहां मुराद है नहर के किनारे, नहर के दोनों किनारे। ठीक है। तो शायर कहता है कि नहरे अलकमा जो है धूप की तपिश की वजह से उसके जो किनारे थे वो भी खुश्क हो चुके थे, उस पर भी पानी मौजूद नहीं था। ठीक है। और जो पानी था, नहरे अलकमा में मौजूद जो पानी था, उसे देखकर गुमान होता था वो कैसा लगता था, वो पानी के बुलबुले जो थे वो खेमों की मानिंद दिखाई दे रहे थे। शेर नंबर 6 है बेटा, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। हयात कहते हैं जिंदगी को, खौलना उबलना, फुरात से मुराद दरियाए फुरात है, ये भी मैदान करबला में मौजूद एक दरिया है बेटा। ठीक है। अब इसका मफहूम, हर तरफ खाक उड़ रही थी, जिंदगी का चश्मा सूख चुका था और धूप ने दरियाए फुरात का पानी उबाल दिया था। ठीक है बेटा। इस शेर में शायर कहता है, मीर अनीस कहते हैं कि गर्मी का ये आलम था कि हर तरफ गर्म लू के चलने की वजह से खाक उड़ रही थी, जा बजा मट्टी के ज़र्रात जो हैं वो उड़ते दिखाई दे रहे थे, और जिंदगी का चश्मा जो था, यानी जिंदगी के बेटा, जिंदगी को अगर देखा जाए, इंसान की जिंदगी या कोई भी जानदार जो जिंदा है वो पानी की वजह से जिंदा है। ठीक है। और शायर कहता है कि उस रोज पानी का ये आलम था कि पानी जो था, जिंदगी का पानी भी खुश्क हो चुका था और दरिया गर्मी की शिद्दत की वजह से धूप ने दरियाए फुरात का पानी जो है वो भी खुश्क कर दिया था। बेटा अगर देखा जाए तो इस शेर में शायर मुबालगा आराई से काम लेते हुए कहते ये यहां पर ये बात बयान कर रहे हैं, मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, झूठ का सहारा लेते हुए कह रहे हैं, उस रोज की गर्मी को बयान करने के लिए कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि दरियाए फुरात का पानी भी उबलना शुरू हो गया था और उबल के एवेपोरेट हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, समझ आई बात की बेटा। अगला शेर है, झीलों से चार पाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम। चार पाए मुराद चार पांव वाला जानवर। ठीक है, ताबाशाम, ताबाशाम का मतलब शाम तक,
इसका मफहूम बेटा, 4 पाए शाम तक झीलों से ना उठते थे और समुंदर मछलियों का ठिकाना बना हुआ था। जी, इस शेर में शायर अब कहता है, मीर अनीस मजीद आगे गर्मी की ही शिद्दत को बयान कर रहे हैं एक नए अंदाज में। कहते हैं कि उस रोज गर्मी का यह आलम था कि 4 पांव वाले जानवर जो थे वो भी कहां चले गए थे, झीलों में उतर गए थे ताकि अपने आप को वो गर्मी से बचा सके। ठीक है, और वो झीलों में जाकर क्या कर रहे थे, शाम हो गई लेकिन गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए अपने आप को उन्होंने पानी में मुकय्यद कर लिया था, झीलों के पानी में अपने आप को मुकय्यद कर लिया था ताकि वहां पर रहकर वो अपने आप को गर्मी से बचा सकें। ठीक है, और मछली जो पानी का ही जानवर है, शायर कहता है कि वो मछली भी पानी के समुंदर की गहराई में जा बसी थी कि अगर वो ऊपर आ रही थी तो उसे गर्मी महसूस हो रही थी, लिहाजा उसने अपना मकाम कहां बना लिया था, अपना ठिकाना समुंदर की गहराई को बना लिया था। ठीक है, अगला शेर है बेटा, आहू जो काहले थे तो चीते सियाह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। आहू कहते हैं हिरन को, काहले काहिल से निकला है, काहिल का मतलब सुस्त। ठीक है, सियाह फाम सियाह रंग का, मिसले मोमे खाम खालिस मोम की तरह, खालिस मोम की मानिंद। ठीक है, इसका बेटा मफहूम देख लें एक मर्तबा। जो हिरन थे वो भी गर्मी की शिद्दत को किताब ना लाते हुए सुस्त हो चुके थे और चीतों पर गर्मी ने यह असर किया था कि उनकी जो रंगत थी, उनकी रंगत उनसे छीन ली थी और वो स्याही माइल हो गए थे, वो स्याह रंग उन्होंने अपना लिया था, यानी उनकी जिल्द जो थी वो जल चुकी थी। ठीक है बेटा, और गर्मी का ये आलम था कि पत्थर जो थे वो खालिस मोम की तरह पिघलना शुरू हो गए थे। बेटा ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता, पत्थर एक सख्त चीज है जो कभी पिघलती नहीं, लेकिन उस रोज की गर्मी को बयान करने के लिए मीर अनीस मुबालगा आराई से काम लेते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि उस रोज गर्मी का यह आलम था कि उस रोज जो धूप की जो तपिश थी उसने पत्थरों को भी मोम की तरह पिघला कर रख दिया था। ठीक है बेटा, अगला शेर, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गियाह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। सुर्खी से मुराद सुर्ख रंग, गियाह घास फूस को कहते हैं, चाह कहते हैं चाहत को, ख्वाहिश को। इस शेर का मफहूम देख लें, गर्मी की शिद्दत से फूल से सुर्खी और सब्जे का सब्ज रंग खत्म हो गया था और पानी भी गर्मी से बचने के लिए गहराई में चला गया था। ठीक है बेटा, शायर अब इस शेर में मजीद गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए एक और नया अंदाज अपनाते हुए कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत का यह आलम था कि जो पौधे थे, पौधों में जो मौजूद फूल थे, सुर्ख रंग के फूल होते हैं। शायर कहता है कि धूप ने उन फूलों से उसकी सुर्खी को छीन लिया था, निकाल लिया था, और जो सब्जा है बेटा, अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि जो सब्जा है वो सब्ज रंग का दिखाई देता है, क्यों? उसमें एक केमिकल मौजूद है, कौन सा? क्लोरोफिल। ठीक है, तो शायर कहता है कि वो क्लोरोफिल जो है वो सब्ज रंग देता है सब्जे को, ठीक है, घास फूस को, और इसी तरीके से फूलों को भी जो रंग मिलते हैं वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से मिलती हैं। शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि उन्होंने पौधों से उनका सब्ज रंग और फूलों से उनकी सुर्खी को छीन लिया था, और पानी का यह आलम था कि वो पानी भी गर्मी से बचने के लिए, सूरज की तपिश से बचने के लिए कुएं की गहराई में उतर गया था। समझ आई बात की? पानी जो था वो भी, शायर कहता है पानी जो है वो तो लोगों की प्यास को बुझाता है, गर्मी को मिटाता है, लेकिन उस रोज की गर्मी इतनी थी कि शायर कहता है कि उस रोज की गर्मी का यह आलम था कि पानी भी गर्मी से बचने के लिए कुएं की गहराई में उतर गया था। ठीक है, अगला शेर है बेटा, कोसों किसी शजर पे ना गुल थे ना बरगोबार,
एक एक नख्ल जल रहा था सूरत चनार। कोसों मीलों, शजर कहते हैं दरख्त को, गुल फूल को, बरगोबार फल और पत्ते, नख्ल कहते हैं छोटे पौधे को, चनार कहते हैं छोटे बेटा जो नन्ना पौधा जो अभी निकलता है उसे चनार कहा जाता है। इस शेर का मफहूम अब देख लेते हैं। गर्मी की वजह से मीलों दूर दरख्तों पर कोई फल फूल ना था और हर पौधा चनार की तरह जल रहा था। ठीक है, इस शेर में शायर अब कहते हैं कि दूर दूर तक, कोसों दूर तक बेटा जो गर्मी थी उसने क्या असर कर रखा था कि दरख्तों पर ना कोई फल था, ना कोई पत्ता था, ना फूल था, हर चीज खत्म हो चुकी थी और जो पौधे थे वो चनार की मानिंद जल रहे थे। ठीक है बेटा, ये लेक्चर यहीं पर इंशाल्लाह ताला ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला दोबारा से अगले शेर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।